चलो, आपने वर्षा ऋतु में बहती हुई नदियां, नाले या वाहिकाएं देखी होंगी जो अतिरिक्त जल यानी ज्यादा से ज्यादा जल बहाकर ले जाती है। बात सही है। मतलब जब वर्षा समय का समय आता है तो नदी, ठीक है, या फिर नाला या वाहिकाएं, वाहिकाएं जो होता है कि मतलब वही जो नदी, जैसे कि मतलब गांव घर से होता है ना एक नाला वगैरह या कोई मतलब कुछ रहता है, मतलब जिसके जरिए से पानी जाता है, ठीक है, उसको वाहिकाएं कहा जाता है। जहां मिलता है जो अतिरिक्त यानी ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या करता है, बहा करके ले जाता है वर्षा के समय में। अगर ये वाहिकाएं न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। मतलब क्या कि जहां पर जैसे मान लो कि यहां नदी है, अब नदी में क्या होता है, जैसे इधर से पानी आया इस गांव से बहता है इधर में, फिर इधर से पानी आया इसमें बहता है, तो इधर से पानी आया, इसी को बोलते हैं हम वाहिका है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिस्टम नहीं रहता तो बात सही है कि पानी क्या होता, कहीं से कहीं बिछड़ता। आप वो ना करो तो मारब देह फुट देव, पता एक दिन धो देव, देह पर धो देव, हम नाके में घुसा देव, पता वो ना करे है। की मन हो छल, मार दिया के ओकरा आ भगलिए कहां तो डर हो तो भगे है ना आदमी कि जाए छले खा जेबो तोरा। हम कहली उहे वाला सिस्टम धेला कहाँ के, हमरा डर भ गया है। आ? भैल जे रहा एक बेर केते खतरनाक, हमरा उहे याद आबि गेल, डर हो गेल छल हमरा। करेंट भिरा देव एक दिन ओना डरेते छिपकली से देह पर आबि गेलै तो कथी भ गेल। हाँ कहीं देखबे रात भर में मरो नहीं जाए, तब अहाँ कहीं थूक थूक तो नहीं फेंक दिलक ना। हाँ तो रात में अहाँ गेली आप जाकर नहा ले बढ़िया से, आई कपड़ा नहीं खेब पेरब आप। चलो देखो, वाहिकाएं ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहां ये वाहिकाएं अवरोध या अस्पष्ट है वहां बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। निश्चित वाहिकाएं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, मतलब वाहिकाएं के द्वारा क्या होता है, जल का प्रवाह, ठीक है, जल का प्रवाह, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपवाह। जो इस वाहिकाओं के द्वारा जल का क्या होता है, प्रवाह, नदी तालाब इत्यादि वगैरह में, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह। वाहिकाओं के समूह को हम अपवाह कहते हैं जिसके द्वारा जल प्रवाह होता है। इन वाहिकाओं के जाल को, इन वाहिका और इस, तो वही हुआ बात, वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। उस वाहिका को जब जल प्रवाह होता है तो उसको क्या बोलेंगे, अपवाह। वही जो जाल होगा, अब जैसे क्या हुआ कि कोई नदी है, अब इस नदी में इधर से पानी आया, इस नदी में इधर से भी पानी आया, इधर, तो एक नहीं हुआ कि जाल के तरह, तो उसको हम बोल देंगे क्या, अपवाह तंत्र। सब एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कहा जाता है किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र। अब किसी भी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि यानी समय के अनुसार, ठीक है, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि, मतलब अवधि का परिणाम है, बहाव के समय का परिणाम है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? हाँ तो होगा भाई। आपके गांव या पास में कहीं भी नदी है? क्या आप कहीं वहां नौकायन करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? मतलब कुछ कामकाज करने के लिए, कई प्रकार की
या नौका पर चढ़ने के लिए, नाव पर चढ़ने के लिए, मतलब नाव पार करने के लिए उस नदी में गए होंगे। हाँ, बात सही है भाई। क्या यह नदी 12 मासी है या अल्पकालीन? अब देखो, वह जो नदी रहता है हमेशा जो है सो उस नदी में पानी नहीं जाता है, ठीक है। केवल वर्षा ऋतु में पानी, अन्यथा सूखा। मतलब वर्षा ऋतु में रहता है पानी से भरा हुआ, मतलब वो तो अब नदी नदी के ऊपर है, ज्यादातर पानी तो रहता ही है, लेकिन जब वर्षा का समय आता है तो नदी में ज्यादा से ज्यादा पानी रहता है। ऐसा कहने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके जो पास नदी है तो क्या उसमें हमेशा पानी रहता है कि आप सूखा भी पड़ता है कभी, वो बताने के लिए वैसे ही समझो, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि नदी हमेशा एक ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल की अन्य 2 पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरे दिशा में बहने, जब जल एक दिशा से दूसरे दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है भाई? उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट, जैसे यहां देखो ये नदी ही बताया जा रहा है, पर्वतीय क्षेत्र की एक नदी है, ठीक है, जो बहाव हो रहा है। हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूरब की ओर और क्यों बहती है? मतलब पूरब की दिशा में क्यों बहती है? वे बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती है? पूरब की मतलब कहा जा रहा है कि पूरब की ओर क्यों बहती है, और बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल विसर्जित, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर के नदी का पानी क्या होता है? गिरता है, ठीक है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर, नदी क्या करता है? एक विशिष्ट क्षेत्र से, अब जैसे मान लो कि यहां नदियां हैं, बात को समझो, अब यहां इधर गांव है, गांव से आया पानी, इधर कोई गांव है, गांव से आया पानी, इधर कोई गांव है, क्षेत्र है, जनसंख्या है, सबसे पानी आया। अब यही नदी का पानी बह करके या तो अरब सागर में या तो अरब सागर में या तो फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है। अभी हम लोग देखेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सा और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सा, तो जाकर के बहता है भाई, बहा कर लाती है, जिसे हम जल ग्रहण कहते हैं। बहा करके लाती है और मान लो बंगाल की खाड़ी में चाहे अरब सागर में जो गिरती है, इसका मतलब उसको हम क्या कहें? जल ग्रहण कहेंगे, कि जल को ग्रहण करता है कौन? बंगाल की खाड़ी या अरब सागर क्षेत्र कहा जाता है। इसका मतलब वही क्षेत्र हर जगह के पानी को ला करके कहां बिछेरता है? बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में। तो इसका मतलब वो जगह क्षेत्र क्या हो गया? जल ग्रहण करने वाला। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा अपवाहित, एक नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा है भी 1 नंबरी में, ठीक है। क्या कर रहा है? एक नदी या उसकी जो भी सहायक नदी होगा, जो भी कोई नदी एगो हो चाहे उसकी कोई सहायक नदी हो, उस नदी से पानी क्या होता है? उस क्षेत्र में, जो क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग जो किया जाता है, उस सीमा को हम जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन सब है, पूछ दिया जाता है। जब क्या कहता है? एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा होता है, उस सीमा को हम क्या कहते हैं? जल विभाजक। यानी अपवाह द्रोणी का काम है क्या? कि पानी को विभाजन करना, ठीक है, यानी दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करना, या फिर उसको जल संभार भी कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण, बड़ा बड़ा नदी जो जल ग्रहण क्षेत्रों को नदी द्रोणी, जबकि छोटी, ये भी एक पॉइंट है, ये भी पूछा जाएगा, ध्यान दो इस पॉइंट पर। बड़ी नदियों, ठीक है, अभी सब बात आ सकता है आगे। बड़ी नदियों या के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। जब बड़ा नदी जल ग्रहण क्षेत्र को, जब बड़ा मतलब जैसे मान लो
कोई यहां बड़ा नदी है, बड़ा ज्यादा से बड़ा नदी है, यहां पर मान लो बड़ा नदी है, गया और पानी क्या किया अपना जो है सो जल को क्या किया, ग्रहण किया, तो उसको क्या कहा जाता है, नदी द्रोणी। बड़ा नदियों को अगर जल ग्रहण करता है तो, लेकिन छोटी नदियों या नालों द्वारा जब अपवाहित क्षेत्र, अपवाहित जब प्रवाहित होता है पानी, तो उसको हम जल संभर कहते हैं। छोटी नदियों के द्वारा जब पानी अपवाहित होता है तो उसे हम जल संभर कहते हैं, लेकिन बड़ी नदियों के द्वारा जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसे हम उस जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। ठीक है, नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि बड़े नदी का जल ग्रहण करेगा। ठीक है, बड़े नदी का जल ग्रहण करेगा, लेकिन जल संभर कैसा होगा, जल संभर क्या होगा, छोटा भी हो सकता है भाई, क्योंकि वो तो बस नाला वाला पानी सबको ग्रहण करेगा। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक है, मतलब नदी द्रोणी और जल संभर एकता के परिचायक है। ठीक है, इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव और अन्य भाग में पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, माध्यम एवं बृहत नियोजन इकाई के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय अपवाह तंत्र को अलग अलग आधारों पर, या अपवाह तंत्र जब ये कहेगा तो समझ में आ रहा है बात। ठीक है, अपवाह तंत्र जहां बाहिकाएं जाकर के मिलती है उसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे समुद्र में जल का विसर्जन के आधार पर दो समूहों में बांटा जा सकता है। बात सही है, जब समुद्रों में जल का विसर्जन होता है तो क्या होता है, दो समूहों में पानी क्या हो जाता है, बट जाता है। कैसे, जैसे एक तो हो गया अरब सागर का अपवाह तंत्र, अब अरब सागर क्या हो गया, अपवाह तंत्र ना हुआ भाई, और दूसरा कौन सा अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, मतलब वहां जाकर के पानी गिरता है। ठीक है, अपवाह तंत्र। दिल्ली, ये अपवाह तंत्र, मतलब ये दोनों, ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सहायद्री द्वारा विलग किए गए हैं। ठीक है, अभी चित्र में दिया गया होगा। इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, महानदी हो, कृष्णा नदी हो आदि नदियां शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। क्वेश्चन पूछेगा, अब लिखाए भी थे हम क्वेश्चन, ही सब पूछेगा कि बंगाल, अब देखो बंगाल की खाड़ी में जाकर के जल को क्या करता है भाई, विसर्जित। 77% भाग, पानी के 77% भाग को गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा नदी आदि नदियों, और भी कई नदियां हैं, ठीक है, शामिल है, जो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। लेकिन 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, पेरियार नदी, ठीक है, अपना जल जो है अरब सागर में विसर्जित करती है। क्या लिखे न रहे ना, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो अरब सागर में किस नदी का पानी जो है प्रवाह होता है, विसर्जित होता है, निम्न में से बताओ, या इनमें से चारों में से कौन, ऐसा 4 को ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है, अपना जल अरब सागर में गिराती है। अब जल संभर, जल संभर किसको बोलते हैं, जो पानी के छोटा इकाई हो, मतलब पानी जब छोटा छोटा नदी नाला वगैरह का पानी जहां गिरता है उसको क्या बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े नदियों का पानी जहां गिरता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल द्रोही। अब क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांट दिया है। पहला नंबर प्रमुख नदी द्रोणी, जो प्रमुख में से, मुख्य में से, जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अब मतलब कहना क्या 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 कह रहा है, प्रमुख नदी द्रोणी, नदी द्रोणी कहा, इसका मतलब ज्यादा पानी इसमें आता होगा। जल संभर कहेगा तो कम पानी। नदी द्रोही जब ये कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर पानी का क्षेत्र क्या होगा,
ज्यादा, मतलब उसमें नदी, बड़ा नदी से पानी आएगा। ठीक है, अब मान लो कहीं पर जो जगह होगा तो रास्ता जो बनाया होगा, कोई भी मान लो सरकार जो रास्ता बनाया होगा तो सोचता होगा ना छोटे छोटे नदियों का पानी जो है सो जल संभर में बहा देता होगा, नाला सब का पानी, लेकिन बड़े बड़े नदी का पानी कहां बहाता होगा, तो बड़े बड़े क्षेत्रों में बहाता होगा भाई, तब ना जल का जमाव हो सके, नहीं तो क्या होगा। अब मान लो कि पानी का बहाव हो रहा है बहुत ज्यादा, हम इसका जमाव के लिए रखे हैं कम जमीन, तो क्या करेगा, बाढ़ ला देगा भाई क्षेत्र में। बात समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ना। हाँ ठीक है, तो प्रमुख द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र कितना, 20,000 वर्ग किलोमीटर। 20,000 वर्ग किलो का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि जेकर लंबा, वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि इतना है 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई क्या है 10 किलोमीटर, तो 10 पंचे 50, 50 वर्ग किलोमीटर हुआ या किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तब 50 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इतना जमीन। अब 20,000 वर्ग किलोमीटर मतलब बहुत लंबा होगा ना भाई। ठीक है, यही कहा जा रहा है। अब इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल है जहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी का बहाव होता है नदी द्रोणी में। अब नदी द्रोणी में 14 नदियों का पानी जो है सो आता है, जैसे कि गंगा नदी का पानी, ब्रह्म तो होबे करेगा ना भाई, ज्यादा से ज्यादा पानी, कृष्णा नदी का पानी, तापी नदी का पानी, ठीक है, नर्मदा नदी का पानी, माही नदी का पानी, पेनार, ठीक है, साबरमती, बराक इत्यादि और भी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर क्या कहा गया, इसको जो एक भाग में तो बांट दिया, जो बड़ा भाग में, मतलब ये क्या किया है, बांटा गया है ताकि किस मतलब किधर का पानी हम किस तरफ बहाए। ठीक है, तो एक तो माध्यम ये हो गया। दूसरा माध्यम क्या है भाई, दूसरा माध्यम है कि मध्यम नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र मात्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में रहता है। तब 20,000 वर्ग किलोमीटर नहीं रहेगा, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, तो वो क्या हो गया, मध्यम नदी द्रोणी। इसका मतलब कि वहां जो पानी जाता होगा छोटा छोटा, मतलब थोड़ा मध्यम वाला नदी से जाता होगा पानी बहाव। ठीक है, इसमें 44 नदी द्रोणियों में 44 नदी द्रोणियों है, जैसे कि कालिंदी नदी, पेरियार नदी, ठीक है, मेघना नदी और भी कई नदियां हैं जो इसमें बहती है, लगभग 44 नदी। लेकिन ये सब नदी, इस सब नदी का पानी थोड़ा गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी इस सब की अपेक्षा क्या है, कम पानी है इस सब में। ठीक है, अगला तीसरा नंबर में क्या है भाई, तीसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है, तो लघु नदी द्रोणी। लघु का मतलब कम। हाँ, जैसे सबसे ज्यादा तो नदी द्रोणी, दूसरा नंबर क्या हुआ, मध्य नदी द्रोणी, और तीसरा नंबर में क्या हुआ, लघु नदी द्रोणी, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, याद कर लो भाई। ठीक है, तीनों का मतलब समझ जाओ, है ना। तीसरा नंबर में क्या है, लघु नदी द्रोणी। अब पहला सबसे ज्यादा जब बहती तो नदी द्रोणी, नदी द्रोणी, और दूसरा नंबर में मध्य, मध्य नदी द्रोणी, और तीसरा नंबर में लघु नदी द्रोणी। बात समझ में आया। तो सबसे ज्यादा पानी किस में जाएगा, नदी द्रोणी में, और जो थोड़ा सा मतलब ऐसा ऐसा नदी हो जो ना तो ज्यादा पानी हो ना तो कम पानी हो, वो किस में जाएगा, मध्य नदी द्रोणी में। अब बहुत कम जो पानी होगा, सबसे कम, तो वो किस में जाएगा, लघु नदी द्रोणी में। अब लघु, जैसे तुम लोग क्वेश्चन बनाती हो भाई, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का, आ लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है 2 नंबर 3 नंबर का, तो हुआ ना कम। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो है 2,000 वर्ग किलोमीटर से शुरू होता है और वही कम से कम। ठीक है, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में, यानी जहां पर वर्षा कम होती है। ओ, इसका क्या मतलब हुआ भाई,
नदी द्रोणी को जो जोड़ता होगा उस क्षेत्र में जो पानी बहाता होगा किधर से, जिधर पानी ज्यादा वर्षा होता होगा उस नदी से उसको जोड़ देता होगा। अब मध्यम वाला को किस में, जहां ना तो ज्यादा वर्षा ना तो कम वर्षा, मध्यम होता होगा। इस नदी से लघु नदी को किससे जोड़ा होगा, जहां जिस क्षेत्र में वर्षा कम होता होगा। ठीक है, ठीक है। अब बहुत सी नदियां शामिल है, अब इसमें भी बहने के लिए नदियां बहुत सारी शामिल है। यदि आप चित्र 3.1 देखें तो आप पाएंगे कि नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पर्वत है। ठीक है, और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती है। दो मुख्य बात बताया, जैसे चित्र में देखो यहां दिया गया होगा, देखो ये अरब सागर का चित्र है। ठीक है, देखो गौर से, ये जो है सो आपका अरब सागर का क्षेत्र है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बाकी नदी सब और सब जो है साबरमती नदी सब है यहाँ। ठीक है, तापी नदी सब है, बहुत सारा नर्मदा नदी सब है यहाँ। देखो ये जो है क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, जो कि मतलब उसमें बहाव किया जाता है। अब यह सब पानी के लिए जो दूसरे देशों से, तीसरे देशों से इस सब का जो पानी है, चाहे इस सब का पानी है, तो इस सब के लिए कभी कभी झगड़ा होते रहता है। ठीक है, नाम नहीं पता चल रहा है उसमें, लेकिन बुक में एक बार देखना है, इसमें पता नहीं चल पा रहा है। बाकी सब का नाम दिया है, बंगाल की खाड़ी में जो हम बता दिए हैं उस सब का नाम दिल होगा और जौदे दिल होगा। ठीक है, और अरब सागर में जो बता दिए हैं उस सब का भी नाम दिल होगा। कहाँ पढ़ा रहे थे? नीचा, अच्छाई में पढ़े चले ना। ठीक है, उद्गम पर्वत और अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में क्या करती है, गिराती है, विसर्जित करती है, मतलब गिराती है। ठीक है, अब देखो यहां, अब क्या कहा जा रहा भाई, उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। उत्तर भारत की इन नदियों का पहचान कीजिए जो प्राय द्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है, और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल को गिराती है। दक्षिण भारत की इन नदियों को भी आप पहचानिए, जो कि नर्मदा, तापी, दो बड़ी बड़ी नदियां में से अपवाद में है, जो कुछ ज्यादा है, और ये अनेकों छोटी नदी अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली जितना भी नदी है, अब देखो उसमें इसमें लिखा है लेकिन उसमें देखना कोंकण से लेकर के, ठीक है, और मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम उसमें दिया गया होगा जैसे। ठीक है, वही सब नदी है जो अरब सागर में बहती है भाई। उद्गम के प्रकार, प्रकृति विशेषता के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालय अपवाह तंत्र या फिर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी इत्यादि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। बंटवारे में, मतलब चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी के अंदर जो बंटवारा होता है, वर्गीकरण होता है, तो वर्गीकरण में समस्या होती है, क्योंकि उत्पत्ति आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से बिल्कुल पुरानी नदी है, और इसलिए वितरण में क्या होता है भाई, समस्या। फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सबसे अधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया है। अब हम लोग देखेंगे बारीकी से इस सब चीजों को। जैसे यहां बताया गया भारत के कुछ अपवाह तंत्र के बारे में। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेकों छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। मतलब भारत के अपवाह तंत्र में अनेकों प्रकार की छोटी नदी, बड़ी नदियां जो है सो शामिल है, और ये तीन बड़ी भू आकृति, भूमि की आकृति,
ठीक है, इकाई के उद्गम, विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति और लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है छोटी बड़ी नदियां। ठीक है, किसके कारण हुई है? तो भूमि का आकृति, क्योंकि हमारे जमीन भूमि, भारत का जो भूमि है, ठीक है, भारत का जो भूमि है, ठीक है, जैसे कहीं पर क्या है, पर्वत है भाई, कहीं पर क्या है, पठार है, कहीं पर क्या है, मैदान है। ठीक है, हमारे पूरे भारत में कहा जाए तो 43% पूरा मैदानी क्षेत्र है, 30% क्या है, पर्वत का क्षेत्र है, 27% जो है पठारी क्षेत्र है। कुल मिलाकर के कितना हुआ, 100%। तो हमारा भारत जो है सो पर्वत यानी पर्वत में, पठार में, मैदान में क्या हुआ है, बटा हुआ है। अब यही पर्वत कई प्रकार का होगा भाई, यही पठार कई प्रकार का होगा, द्वीपों में यही मैदान कई प्रकार का मैदान, जिस मैदान में कुछ जो है सो क्या किया जाता होगा, अब इस समय क्या किया जाता होता, कुछ ऐसा मैदान है जहां लोग रहता है, कुछ ऐसा मैदान है जहां लोग किसानी खेती बाड़ी का काम करता है, कुछ ऐसा मैदान होगा जहां पर लोग क्या करता है भाई, चारागाह के लिए रखता है। ठीक है, पठार सबका भी अलग अलग पार्ट होगा, पर्वत सबका फिर अलग अलग पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन हमारे देश में, भारत देश में 3 प्रकार के क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, जो कि पिछले ये सब 9वां 10वां का बात सब है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब हिमालयी अपवाह, हिमालयी अपवाह, हिमालय अपवाह के बारे में कुछ बता रहा है क्या? हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर के विकसित हुआ, मतलब लंबे दौर में विकसित हुआ। ये जो हिमालय अपवाह तंत्र है ना, भूगर्भ यानी भूमि के गर्भ यानी अंदर, इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। को क्या? हिमालयी अपवाह तंत्र। ठीक है, इसमें मुख्यतः गंगा नदी है, सिंधु नदी है, जो ऐतिहासिक बात है ये, और ब्रह्मपुत्र नदी, द्रोणी। अब ये सब नदी द्रोणी मतलब जहां पर पानी बर्बाद शामिल होता है। यहां की नदियां 12 मासी है, 12 मासी मतलब हमेशा उसमें पानी की मात्रा होती ही होती है। सो कहने का मतलब 12 मासी या हमेशा उसमें पानी रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो कहने का मतलब हुआ क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। मतलब ये सब जो नदियां हैं, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब जो नदियां हैं बर्फ पिघलने और क्या वहां जो है वर्षा होने, दोनों पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। ये नदियां गहरे महाखड्डों से गुजरती है। ये नदी जो है बड़े बड़े गड्ढों से गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित होती है। अब अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित होती है का मतलब क्या हुआ भाई? मतलब कहने का हुआ कि भाई कहीं पर जो पर्वत पठार है, तो कहीं पर पर्वत पठार है तो भाई जैसे मान लो यहां पर्वत पठार है मान लेते हैं। अब यही पर्वत क्या होता है, कभी गिरा, टूटा फूटा, गड्ढा हुआ, कुछ ऊंचगर हुआ, गड्ढा हुआ, ऊंचगर हुआ, मतलब कुछ इस तरह की बात है। ठीक है, अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित होती है। खड्डों के अतिरिक्त नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योजनाओं पर सामग्री एकत्र करें और इस सामग्री को एक लेख के रूप में व्यवस्थित करें। ये आप लोगों का काम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर क्या होता है भाई, खत्म। ठीक है, तो चलिए तीसरा चैप्टर जो है आपका 11th खत्म हो चुका है और ये है आपके अभ्यास का प्रश्न। जो भी हम इसके अंदर पढ़ाए हैं उसके जरिए से आप पूरा इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 1 नंबरी हो चाहे कोई भी 2 नंबरी हो, 5 नंबरी हो, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है,
तो उम्मीद है आप सभी बच्चे को समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आपसे दिक्कत होता है, नहीं बन पाता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बमाते रहे, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे और कल की सेशन के लिए तैयार रहे। चलिए, हिमालयी अपवाह तंत्र इसे पढ़ा दिया ना? हाँ, सबके कथी होता ये हो गया ना? तो वही हुआ ना, हिमालय क्या महाखंडों से गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित होती है। बता तो दिए हैं, महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में 5 आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं व जलप्रपात भी बनाती है। मतलब ये नदी जो है फिर जलप्रपात मतलब अलग अलग खंडित रूप में बनाती है, झाड़ी जिसको बोल सकते हैं हम, अलग अलग क्षेत्र। और ठीक है, जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षेपनात्मक स्थलाकृतियां जैसे कि समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण, इन सब चीजों का निर्माण करती है कौन? नदी। नदी फिर ये सब चीज बनबे है। ठीक है ना? अब हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। अब जहां हिमालय क्षेत्र होगा तो नदी का रास्ता क्या होगा भाई? टेढ़ा मेढ़ा। भाई सीधा नदी नहीं हुई कभी भी। ठीक है, नदी का रास्ता क्या होता है? एन्ना 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 एन्ना, गैल ऊपर, फिर नीचा, फिर एन्ना, फिर एन्ना, फिर एन्ना, है ना? कुछ इस तरह से। मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब मान लो जहां मैदानी क्षेत्र होगा, तब मैदानी क्षेत्र में थोड़ा होता है ना, जैसे मान लो इधर ऐसे गया तो थोड़ा ऐसे गया। ठीक है, ज्यादा नहीं, जैसे लगेगा सर्पाकार मतलब सांप के जगह। मतलब पर्वत क्षेत्र में क्या होगा, क्या हम बोले कि जैसे देखो ऐसे गया ऊपर गया, फिर ऐसे गया नीचा गया, फिर ऊपर गया ऊपर। लेकिन इसमें क्या होगा, मैदान वाला में सांप के जगह सीधा ऐसे ऐसे। ठीक है, रास्ता बदलती रहती है। अब कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक नदी, 1 नंबर में सुंदर क्वेश्चन है, 10वीं में पूछा गया था क्वेश्चन ये सब। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। अरे ओकरो के पर्व पढ़ते हैं, कहते हैं अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरोध हो जाता है। ठीक है, होम साइंस वही में पढ़ ले। होम साइंस फिर 12वीं में कभी पढ़े हुए, अब बाकी बाद में होती तो फिर से देख लेबे अपन। हाँ, तो कत तक बढ़ा दिलिए, भोग ले ना। कुख्यात रही है, यह नदी पर्वतों की ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरोध हो जाता है। परिणाम क्या हुआ कि नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव और मात्रा एक समान रहता है या घटता बढ़ता रहता है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है और बाढ़ के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या है?